Good morning, students. Today we are going to discuss about pronoun. In the previous lecture, we also discussed about the pronouns, definition, and its types, and personal pronoun. The personal pronoun we teach completely in the previous lecture. pronoun का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम, और pronoun के जो प्रकार थे जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इन सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और पर्सनल प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आई रिवाइज द पर्सनल प्रोनाउन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउंस डेफिनेशन होती है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के प्रकाश में मैंने 8 प्रकार के या 9 प्रकार के जो वैल्यूज आपको दी थी, अब उनकी हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर, कौन से वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना है? एनी particular. A pronoun that does not refer to any particular noun is called indefinite pronoun. जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, indefinite pronoun अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी निश्चितता का इसमें अभाव होता है। तो a pronoun that does not refers, ऐसा pronoun जो ये रेफर नहीं करता, ऐसा संकेत नहीं करता टू एनी पर्टिकुलर नाउन, किसी विशेष नाउन की तरफ या पर्टिकुलर नाउन की तरफ जो रेफरेंस नहीं देता है, रेफर का मतलब रेफरेंस नहीं देता, उसका संदर्भ नहीं देता है, इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन इंडेफिनेट या अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। इनमें कौन से वर्ड शामिल हो सकते हैं? जैसे एवरीवन, समवन, नन, एनीवन। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, anything, another, much, few, little, any, all, both, some, etc. ऐसे वर्ड्स आए यदि किसी सेंटेंस में आए तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन के सूचक होते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो किसी पर्टिकुलर नाउन को रेफर नहीं करते, उनका रेफरेंस नहीं देते, ये अनिश्चितता के भाव को लेकर आते हैं। जैसे एवरीवन कम हियर, someone go there, none is present, anyone come here। इस तरह यदि हम किसी सेंटेंस को जनरेट करते हैं तो उनमें हमें पता नहीं चलता कि हम किस प्रकार किसी पर्टिकुलर नाउन का कोई संदर्भ आ रहा है क्या, वो अनिश्चितता के भाव में आते। तो एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, another, much, few, little, any, all, both, some, etc. ये वर्ड्स अगर आए तो वो इंडेफिनेट नाउन के सूचक होते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे ऑल विश टू बी हैप्पी, सभी प्रसन्न रहे ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी विश करते हैं, ऑल विश टू बी हैप्पी। नोबडी केम हियर, यहाँ कोई नहीं आया, नोबडी। तो नोबडी जो शब्द आया वो किसको? इंडेफिनेट प्रोनाउन का पार्ट है। दूसरा जो इसका अगला पार्ट जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न पूछने के लिए WH फैमिली जो आती है वो कंप्लीटली आ सकती है, जिसमें हु है,
whose, whom, what, why, which, where, when, etc. देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के काम आए उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंदर WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो आ सकते हैं, जैसे हु, हुज, whom, what, why, which, where, when, etc. कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे where are you going, आप कहाँ जा रहे हो। whose is this purse, ये पर्स किसका है। who is your English teacher, आपके अंग्रेजी के अध्यापक कौन हैं। इनमें सबके क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ये जो प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसके बाद हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगला जो टाइप है वो ये रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन दोज प्रोनाउन दैट शो द रिलेशंस, वे प्रोनाउन जो दिखाती है, दोज प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन टू नाउन एंड प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन ए सेंटेंस और आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा जो इसका प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए दोज प्रोनाउन दैट शो द रिलेशन टू नाउन एंड प्रोनाउन, वे सर्वनाम जो संबंध प्रदर्शित करते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ, दैट आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, जो कि वाक्य में प्रयोग हुए हैं। वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जस्ट सी अगेन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, दोज प्रोनाउन दैट शो द रिलेशन टू नाउन एंड प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए वे सर्वनाम जो नाउन संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुए हैं, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं WH, हु, विच, दैट, हुज, हुम। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। देखो इनकी सिचुएशन में डिफरेंस होता है। ये अगर वाक्य के प्रारंभ में और क्वेश्चन पूछने के लिए इनका उपयोग किया जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और यदि ये किसी वाक्य को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, उनका नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए जो कि उसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है, उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। जैसे मैं नीचे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, दिस इज द मैन हु। अब देखो दिस इज द मैन हु, ये सेंटेंस बीच में आया कि ये वही आदमी है जिसने हेल्प्ड मी, मेरी सहायता करी। अब यहाँ हु का अर्थ प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि दिस इज द मैन और आपकी जो हेल्प है उन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए इसका यूज हुआ है। ये इधर वाला दिस इज द मैन एक क्लोज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते ही वो क्लोज बन जाता है। ये वर्ब और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया तो इसमें हेल्प आ गया, तो ये क्या बन गया, हु। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, तो हु का अर्थ जो, जिसका, इस तरह से निकलता है, तो ये कौन सा प्रोनाउन बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। देखना, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी की मृत्यु होगी। अब हुज का मतलब जिसकी, दिस इज द मैन हुज वाइफ इज डेड, ये वही आदमी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दिस इज द मैन हुज वाइफ इज डेड, ये वही आदमी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का बोध हो, कोई कार्य स्वयं करने की बात हो, या सब्जेक्ट कोई ऐसा काम करे जिसका प्रभाव वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़े, तो इस तरह का प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। इसके
कई नाम होते हैं इंग्लिश में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो देखना, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, when the action done by the subject turns back upon the subject, when the action done by the subject, subject के द्वारा किया गया काम turns back upon the subject, subject को ही प्रभावित करे या उसका प्रभाव subject पे ही पड़े, तो they are called reflexive pronoun। अर्थात कहने का मतलब क्या है, reflexive pronoun का मतलब होता है निजवाचक। When the action done by the subject, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी एक्शन को, किसी काम को किया जाए, and turn back upon the subject, और उसका प्रभाव भी किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े, they are called reflexive pronoun। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इंटेंसिव यानी प्रभाववाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उनका प्रभाव किधर जा रहा है ये बताना। जैसे माई सेल्फ, ourselves, yourself, itself, yourselves, themselves, himself, herself, oneself। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था, मैंने कहा था पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जस्ट आई रिपीट वंस मोर, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति या पर्सन की बात करते हैं। when we are talk या when we are refer to the person or place, then personal pronoun, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इन प्रोनाउन के जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके विषय में बात करी जाए। अब इनके उपयोग करने के तरीके के बारे में हमने बात करी, तो जो फर्स्ट पर्सन उनको 3 तरीके से काम में लेते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव जो केस होता है उसके आगे हम सेल्फ या सेल्स लगा करके उसको रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, एम्फेथेटिक प्रोनाउन में बदल सकते हैं। तो अगर सिंगुलर है तो उसके आगे एस ई एल एफ सेल्फ, और प्लूरल है तो उसके आगे एस ई एल वी ई एस सेल्स लग जाएगा। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्स, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इस तरह के वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है, जब भी कोई काम करता है सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से ये, जैसे आई के साथ माई सेल्फ आता है, मैंने कोई काम किया तो वो मेरे लिए किया तो माई सेल्फ आ जाएगा, हमने कोई काम हमारे लिए किया तो आवर सेल्फ आ जाएगा, आपने कोई काम अपने लिए किया तो योर सेल्फ आ जाएगा, और आप अगर प्लूरल में है तो योर सेल्फ आ जाएगा। देम, आप सबने मिलकर किया, देम सेल्फ। हिम, उसने किया तो हिम सेल्फ। हर, लड़की है कोई महिला, उसने किया तो हर सेल्फ। वन सेल्फ, किसी एक ने किया जिसके बारे में हमें अज्ञात है तो वन सेल्फ कर देते हैं। अब इसके कुछ ऐसे सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। ये वर्ड्स अगर आए तो कैसे आएंगे, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को दर्पण में देखा। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, ये माई सेल्फ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आई के लिए। दर्पण में कौन देख रहा है, आई देख रहा है। किसको देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। तो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो प्रभाव किस पे डाल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही डाल रहा है। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है। उस परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीवन लव्स वनसेल्फ, एवरीवन लव्स वनसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है। क्या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को हमेशा बचाने का प्रयास करता है। सी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। सी हर्ट, उसने चोट पहुंचाई, किसको पहुंचाई, हरसेल्फ, दूसरे को तो नहीं पहुंचाई, अपने आप को ही पहुंचाई। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम किसको प्रभावित कर रहा है, सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। अगला जो इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर पर्सन और थिंग्स, ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर पर्सन और थिंग्स एट ए टाइम। यदि ऐसा प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच इज यूज, एक प्रोनाउन जिसका उपयोग किया जाता है बिफोर ए पर्सन और थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ सिग्नल करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए या बताने के लिए, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर पर्सन और थिंग्स एट ए टाइम, किसी एक समय में किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ सिग्नल करना, इशारा करना या उसका रेफरेंस देना, इज कॉल्ड
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन कहलाता? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। अब देखना इसमें कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन, इस तरह के कई ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन ये वर्ड्स आ सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देते हैं। ईच ऑफ देम विल गेट ए प्राइज, प्रत्येक व्यक्ति को इनाम मिलेगा। ईच ऑफ देम विल गेट ए प्राइज, उनमें से प्रत्येक को इनाम मिलेगा। सपोज दैट हमने एक ग्रुप को कहा कि आपको ये काम करना है, जो अच्छा काम करेगा उसको भी मिलेगा, और इस ग्रुप में जो काम कर रहे हो सबको मिलेंगे। आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई एक जाओ। आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू कैन डू इट, आप दोनों ही इसे कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। पूछ कर अगला जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दोज प्रोनाउंस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एट ए पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग which may be near or far, which may be near or far in time or distance, which may be near or far in time or distance, समय और दूरी के हिसाब से are called demonstrative pronouns। वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति और वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। विच में भी नियर और फार, जो नज़दीक या दूर हो सकते हैं समय और दूरी के हिसाब से। आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं? दीज, दोज, दिस, दैट, दीज आर इजी क्वेश्चंस, ये आसान प्रश्न है, ये इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन एंड दैट्स योर पेन, ये इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एंड दैट इज योर्स, इसमें दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउ यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क इन दिस वीडियो मैटर। वीडियो में जो दिया गया मैटर है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, होमवर्क के रूप में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।